Hello everyone. Now we are going to start our next topic of the chapter molecular basis of inheritance. वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर में हम बात करेंगे आरएनए के बारे में, जो सीबीएसई का टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड और दैट्स द आरएनए संसार। इसकी बात हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है आरएनए, क्या रोल है। इनफैक्ट अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने बहुत ब्रीफ में इसको कंप्लीट कर दिया है, बहुत कंसाइज है कॉन्सेप्ट, लेकिन उसने से काम नहीं चलना है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक जितने भी है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है या जेनेटिक कोड है, इन सब की बात अगर करेंगे तो हमको आरएनए के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिकली 3 तरह के आरएनए की, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। ओवरऑल आरएनए की बात करें तो व्हाट्स द आरएनए। आरएनए को अगर सिंपली हम कहें कि आरएनए इज ए टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। एक न्यूक्लिक एसिड का टाइप है, 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए है और आरएनए है। तो डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल कंसीडर हो गया, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरसेस में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज हैं, लेकिन मेजर 6 वैरायटीज की बात अक्सर होती है और 6 में से हम लोगों को 3 की बात करनी है। एक एक पॉइंट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। जहां भी आप ट्रांसक्रिप्शन की बात आएगी, जेनेटिक कोडोन की बात आएगी, तो अगर आरएनए से हम फैमिलियर नहीं होते हैं, स्पेशली 3 तरह के आरएनए से, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, अगर इन तीनों से वेल नोन नहीं होंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल जो प्रोटीन सिंथेसिस का है या जेनेटिक एक्सप्रेशन है, जो कुछ भी टॉपिक्स इस चैप्टर में इसके बाद आ रहे हैं, उन सबको समझने के लिए बहुत जरूरी है हमको आरएनए वर्ल्ड को समझना। तो टोटल अगर बात करें इन जनरल तो मेजर कैटेगरीज में एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये तीनों मेजर कैटेगरीज हैं आरएनए की। इसके अलावा भी 3 और नाम आते हैं जो ज्यादा कॉमन है, एसएनआरएनए, एससीआरएनए और जीआरएनए। हम ब्रीफ में पहले इन तीनों को समझ लेते हैं एक एक लाइन में, फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक्स जो हैं एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए पे आएंगे। तो एसएनआरएनए, a small nuclear that stand for the small nuclear RNA। क्लियर है, नाम से थोड़ा सा इंडिकेट हो रहा क्या कि दैट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस में मौजूद होकर ये ऐसे आरएनए सपोर्ट करता है इन द प्रोसेस ऑफ द सिंथेसाइजिंग एंड रिफ्रेशिंग ऑफ द एमआरएनए एंड टीआरएनए को। जो एमआरएनए का कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन होता रहता है, लगातार ये बनता रहता है न्यूक्लियस में डीएनए से, तो उस प्रोसेस में इन दोनों के एमआरएनए और टीआरएनए के भी फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होता है, उसको कंफर्म करता है, उसकी कंपोजिशन को सेट करता है। ये एसएनआरएनए। ये दूसरा जो एससीआरएनए एग्जिस्ट करता है, एससीआरएनए दैट अगेन दैट्स द स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए।
तो ये स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है और ये साइटोप्लाज्म में राइबोसोम से फैमिलियर होंगे, दैट इज द फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन इस राइबोसोम्स को कनेक्ट करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। याद होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो हैं दो तरह के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब होते हैं? जबकि राइबोसोम्स उससे अटैच हो जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इस कंडीशन में यहां पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, रफ ईआर। तो इस प्रोसेस में ये स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए सपोर्ट करते हैं। तीसरा जो नाम आता है जी, दैट स्टैंड फॉर द जेनेटिक आरएनए। ये जेनेटिक आरएनए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिक फीचर एक इंडिकेट करता है। ये जेनेटिक आरएनए मोस्टली पाए कहाँ जाते हैं? तो ये वायरसेस में एग्जिस्ट होते हैं। वायरसेस के बारे में हम जानते हैं कि वायरसेस आर दो structures which have the DNA or RNA। मोस्टली रेट्रोवायरस कैटेगरी के जो वायरसेज होते हैं उनमें RNA एज द जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ वायरसेस की बात करें जैसे TMB, प्लांट में मोस्ट पॉपुलर नेम है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस के साथ साथ HIV वायरस, इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, सार्स, रैबीज और आज की तारीख में पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करके रखा है कोविड-19 वायरस। इन सब में ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसलिए इसकी एग्जिस्टेंस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एज वेल एज इन द वायरसेज में भी पाया जा रहा है। और इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि इस केस में स्पेशली जब जेनेटिक आरएनए की बात करते हैं तो मोस्टली तो सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन माइट बी दैट इज द डबल स्टैंडर्ड ऑल्सो। तो ये तीन छोटे नाम हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कंपटीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल इसको कंफर्म कर लीजिए, गांठ बांध लो। एक एक पॉइंट पूरे इस डिस्क्रिप्शन का, पूरे वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को समझना अगर है तो समझना है तो आरएनए को समझना है, क्योंकि कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है, चाहे वो जेनेटिक कोडोन की बात हो, या जो भी हम प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे, जीन एक्सप्रेशन की बात समझने की कोशिश करेंगे, सबको समझने के लिए हमको आरएनए को समझना बहुत जरूरी है। और आरएनए में इन तीनों को, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो अब हम इधर की ओर आगे बढ़ते हैं, एक एक को समझने की कोशिश करते हैं, कौन क्या है, कैसा है, क्या रोल परफॉर्म करता है। इन सब में जो सबसे पहला नाम है वो एमआरएनए का है। एमआरएनए जैसा कि एब्रेविएशन है एम दैट स्टैंड फॉर द मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए है। तो मैसेंजर क्यों इसको कहा गया? मैसेंजर इसलिए कहा गया कि होता क्या है कि इन जनरल एक यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो एक यूकैरियोटिक सेल के सेंटर में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। ओके, और इसी डीएनए से इस एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। ये जो प्रोसेस होगी आगे चल के हमको पढ़ना है,
दैट्स द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए इस न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है इस साइटोप्लाज्म के रीजन में। साइटोप्लाज्म के रीजन में आएगा बाहर और यहां पर राइबोसोम्स के हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ओके, तो इस वजह से इस एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए भी कहते हैं। इसके साथ साथ और टेम्पलेट आरएनए भी कहा जाता है। ओके, एक और नाम मैं बता दूं एमआरएनए का। एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए और टेम्पलेट आरएनए एज वेल एज ये हेट्रोन्यूक्लियस एचएनआरएनए भी कहा जाता है। इसकी मिस्ट्री क्या है एचएनआरएनए कहने का, कि ये जो एमआरएनए बनते हैं उसी के हिसाब से पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे और इनके बनने के लिए ये एमआरएनए अलग अलग टाइप के बनते हैं, एक जैसा नहीं होता, या 2, 4, 10, 20 वैरायटीज नहीं है, इसकी न्यूमेरस वैरायटीज हैं। अलग अलग टाइप से जिस तरह का प्रोटीन बनेगा उसी के अकॉर्डिंग ये एमआरएनए बनेगा। दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो नोन एज द हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए। उसके नाम कितने हो गए? एक ये तो पॉपुलर नेम ही है एमआरएनए, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शनल, टेम्पलेट एंड एचएनआरएनए। एक और टर्म आएगा इसके रेफरेंस में, एक टर्म आएगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अभी इसको बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं। अभी देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है एमआरएनए का। तो एमआरएनए दैट इज द लॉन्गेस्ट इन तीनों में, टीआरएनए और आरएनए के कंपैरिजन में ये सबसे लंबा आरएनए है, लॉन्गेस्ट होता है और इलॉन्गेटेड होता है, सीधा बिल्कुल थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर होगा। अगर एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो एमआरएनए के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल लग रहा कि स्केल के जैसा स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर हो गया एमआरएनए का। इस स्केल लाइक स्ट्रक्चर में, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर में अनब्रांच्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है और इसमें इस 5th प्राइम से इसकी शुरुआत होती है, यहां भी ध्यान रखना, और ये 3rd प्राइम इसका एंड है, पॉइंट है। तो ये पॉइंट जो कहा जाता है ये कैप है, लेकिन ये कैप कैसा है? ये मेथिलेटेड जी कैप, मेथिलेटेड जी कैप दैट क्या है कि ये प्रोटेक्टिव एक तरफ से ढक्कन लगा दिया गया, गुएनिन की एक्जिस्टेंस है और मेथिलेटेड है, जिसकी वजह से इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते, इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इसके लिए ये कैप का प्रेजेंट होना जरूरी है। इसके बाद कंस्ट्रिक्टेड नेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं लीडर, ये लीडर है और ये नॉन कोडिंग रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन। इसी तरह का यहां पर इस पॉइंट को कहते हैं ट्रेलर, ट्रेलर है और ये ट्रेलर भी नॉन कोडिंग रीजन है। ओके, ये लीडर हो गया, ये ट्रेलर हो गया, ये मेथिलेटेड
कैप रीजन होगा, ये टेल हो गया, ये टेल होगा, और टेल में ए कैप पॉली स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एडिनोसिन प्रेजेंट होगा, और इस रीजन का काम भी वही है जो इसका है। एक पहला काम जो होगा कि हाइड्रोलिसिस से बचाना, इसको स्टेबल रखना। दूसरा, दोनों के काम में जो फंक्शन में डिफरेंस है कि इट्स द इनिशिएशन पॉइंट। ये कैप का जो रीजन है वो रीजन है जहां से प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की बनने की शुरुआत होगी, और यहां पर जाकर ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस शुरुआती रीजन में यहां पर एक पॉइंट हो जाता है स्पेशल, ये रीजन, और यहां पर भी एक रीजन होगा। तो इस रीजन को कहते हैं इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन कोडोन, और इसको बोलते हैं टर्मिनेशन कोडोन। टर्मिनेशन कोडोन, इस इनिशिएशन कोडोन और टर्मिनेशन कोडोन का स्पेशल फीचर क्या है कि यहां से प्रोसेस शुरू होगी और यहां पर जाकर प्रोसेस रुक जाएगी, और ये पूरा रीजन जो है कोडिंग रीजन हो जाएगा। ये कोडिंग रीजन है, कोडिंग रीजन, क्योंकि इस स्ट्रैंड में सिर्फ एक ही तरफ, याद करना जो भी आरएनए का स्ट्रक्चर है, आरएनए के स्ट्रक्चर और में क्या है, पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर्स, फास्फेट है, और उनके साथ साथ नाइट्रोजन बेसेज है। तो ये पेंटोज शुगर और फास्फेट मिलके स्ट्रैंड बना दिया, और इस स्ट्रैंड पर बीच बीच में जो ये नाइट्रोजन बेसेज ऐसे लगे होंगे। तो ये कंडीशन, इसको यहां इंडिकेट कर सकते हैं हम, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब नाइट्रोजन बेसेज लगे हुए हैं, और इन्हीं नाइट्रोजन बेसेज के अकॉर्डिंग प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो इस इनिशिएशन कोडोन पर दो कोडोन होते हैं, AUG और GUG। ये दोनों प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का जो बनना शुरू होगा प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में, वो इनके थ्रू शुरू होगा। और यहां टर्मिनेशन कोडोन पे UAA, UAG और UGA, ये तीन कोडोन ये हैं। इनमें से कोई यहां एग्जिस्ट होगा और इस प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा। ये एक स्ट्रक्चर हो गया mRNA का। mRNA का अगर टोटल इन रेशियो फ्रैक्शन की बात करें तो बिल्कुल कम होता है। टोटल अगर जितने भी ये तीन तरह के RNA अगर सेल में इनकी एग्जिस्टेंस की बात करें तो mRNA का परसेंटेज बिल्कुल कम होता है, अप्रॉक्सीमेट 5%। tRNA 15% होगा अप्रॉक्सीमेट, और सबसे ज्यादा फ्रैक्शन जो है इसका है rRNA का। तो ये बहुत कम है, जरूरत के अकॉर्डिंग सेल में बनता रहेगा और खत्म होता रहेगा। इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेट 2 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक, 4 घंटे तक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है जो अभी तक इंफॉर्मेशन हम लोगों को अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग इसकी लाइफ स्पैन 2 मिनट 4 मिनट से लेकर 4 घंटे तक की है। वो किस पर डिपेंड है कि किस तरह का वो पॉलीपेप्टाइड चेन उसको बनाना है। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन मान लें कि यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस की संख्या 100 है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेशन होगा, इसकी लेंथ होगी। हो सकता है कि 1000 हो, 5000 हो, तो ये नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ वैरी करेगी।
इन केस ऑफ यूकैरियोटिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक टाइम में एक mRNA का फॉर्मेशन हुआ और वो एक mRNA सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, सिर्फ एक तरह का। इस वजह से इसको कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, जबकि प्रोकैरियोटिक के केस में एक ही mRNA रिलीज होगा और वो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स को बना सकता है। गौर करना, बिल्कुल एक एक पॉइंट को अगर क्लियर करते चलोगे, समझते चलोगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी आगे के टॉपिक्स को क्लियर करने में और एंटायर चैप्टर को क्लियर करने में। तो उस कंडीशन में कहा जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक RNA। In case of the eukaryotes, that is the monosistronic. In case of the prokaryote, क्या हो गया, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया। इस पॉलीसिस्ट्रॉनिक में इनिशिएशन कोडोन और टर्मिनेशन कोडोन अलग अलग हो जाते हैं बीच बीच में इसमें, और यहाँ इनिशिएशन कोडोन होगा, फिर बीच में टर्मिनेशन होगा, फिर इनिशिएशन होगा, टर्मिनेशन होगा। इस तरह का केस होगा किसमें, केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। जबकि यूकैरियोटिक में एक बार एक mRNA बना और वो सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाया, उसका काम खत्म हुआ। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं tRNA। tRNA की अगर हम बात करें तो tRNA एक क्लोवर लीफ लाइक पत्ती की तरह, कॉमन में अगर तुम देखो तो बेलपत्र हमारे यहाँ बहुत कॉमन इसकी अवेलेबिलिटी है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट्स पर, जैसे जो ये स्टेम्स है, स्टेम्स पर ये डबल हो जाता है, जबकि इस लूप वाले पोर्शन में ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रहेगा और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा है, एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और इस स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर्स में अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये पोर्शन स्टेम्स है, ये पोर्शन जो दिख रहा है ये स्टेम्स होते हैं और स्टेम्स होते हैं जो फोल्डेड हैं, डबल स्ट्रक्चर है, डबलिंग हो गई है, नाइट्रोजन बेसिस से यहाँ से जुड़े। लेकिन जो पॉइंट्स हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है tRNA का। इस tRNA के स्ट्रक्चर का जो सबसे स्पेशल सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस क्या है कि ये स्ट्रक्चर असिस्ट करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में mRNA के मैसेज को जो tRNA लेकर आता है साइटोप्लाज्म में। ये कन्फर्म है ना कि mRNA न्यूक्लियस में फॉर्म हुआ, DNA से बना और वो ट्रांसफर होगा साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी, उस प्रोटीन सिंथेसिस में mRNA को हेल्प करता है tRNA। पहले ये इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और इसके अकॉर्डिंग ये एमिनो एसिड पूल से एमिनो एसिड्स को पिक करके लाएगा और ले जाकर उस mRNA के ऊपर सेट करेगा। इस प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस की बात होगी, तो वहां ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको देखने की कोशिश करते हैं tRNA। इसके स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को बहुत देर में 1965 में R.W. हॉली
नाम के एक बायोलॉजिस्ट हुए, इन्होंने इस स्ट्रक्चर को प्रपोज किया। 1965 में R.W. हॉली ने इस क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट किया, कहा कि ऐसा ही स्ट्रक्चर हो सकता है जैसे डीएनए के बारे में हम लोग जानते हैं कि वाटसन एंड क्रिक ने उसके स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था, तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर को प्रपोज किया R.W. हॉली ने 1965 में। इस टीआरएनए के स्ट्रक्चर में ये स्टेम्स हो गए, और स्टेम्स के साथ हम देख रहे हैं कि 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3, और इसके 4 साइट्स हैं। देयर आर द 4 साइट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए। इस 4 साइट्स में पहला जो साइट हुआ, इस पर ये ट्रिपलेट प्रेजेंट होता है, CCA, साइटोसिन, साइटोसिन और एडिनोसिन। ये ट्रिपलेट एग्जिस्ट करते हैं, और इस ट्रिपलेट के साथ 3rd प्राइम ये एंड है, 3rd प्राइम का एंड है, और इस 3rd प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH फ्री होता है, और ये OH क्या करता है कि COOH जो एमिनो एसिड का पॉइंट होगा, उस COOH के साथ ये बाइंड होगा, और बाइंड करके इस टीआरएनए के साथ कनेक्ट होगा। ओके, ये एक पॉइंट हुआ, ये पहला पॉइंट है। और ये पहला पॉइंट क्या है कि ये पॉइंट जो है वो एमिनो एसिड को, इसको तो एमिनो एसिड को ट्रैप करेगा, पकड़ेगा, और ये इस वजह से इस साइट का नाम देते हैं कैरियर एंड। कैरियर एंड, इस कैरियर एंड से एमिनो एसिड बाइंड होगा, और ये ट्रांसफर कहां होगा, mRNA पर जाएगा। इसके ठीक अपोजिट 3 अनब्रांच्ड और ओपन कंडीशन में न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जिनके एमिनो एसिड्स खुले होंगे, यानी कि जो उसका एमिनो एसिड मैं कह रहा हूं, नाइट्रोजन बेसेज ओपन होंगे, और इस पॉइंट का नाम देते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट। और ये साइट क्या करता है, यही साइट सबसे पहले जब mRNA साइटोप्लाज्म में आएगा, तो ये रिकॉग्नाइजेशन साइट से टीआरएनए उसके साथ, यहाँ mRNA है तो ये टीआरएनए जाके इसके साथ जुड़ेगा, कनेक्ट होगा, रिकॉग्नाइजेशन साइट। और ये जो नाइट्रोजन बेसेज हैं 3, ये तीनों नाइट्रोजन बेसेज रीड करते हैं। क्या रीड करेंगे कि इस नाइट्रोजन बेस पर कौन सा, यहाँ कौन से नाइट्रोजन बेसेज हैं, ट्रिपलेट की कंडीशन, ये रीड करते हैं, और रीड करने के बाद वे फिर टीआरएनए साइटोप्लाज्म में चल जाके विजिट करना शुरू कर देते हैं, और तब एमिनो एसिड पूल में पहुंचेंगे, और एमिनो एसिड को बाइंड करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और फिर इसको लेके यहाँ पर आएंगे। इसके साथ साथ 2 और पॉइंट्स हैं, इसमें से एक एंजाइम साइट है। ये एंजाइम साइट क्या करता है कि स्पेसिफिक एंजाइम्स, व्हाट्स दैट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन यहाँ मिली उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एंजाइम्स भी कलेक्ट करेगा, और एंजाइम्स को भी लेकर यहाँ आएगा mRNA के पास, कि पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज जब किया जाए, पॉलीपेप्टाइड चेन जब बने, तो पॉलीपेप्टाइड चेन में ये एंजाइम सपोर्ट करे। इसके साथ साथ दिस वन एंड दैट इज नोन एज द राइबोसोमल एंड, और
इस राइबोसोमल एंड का फंक्शन क्या है कि ये राइबोसोम्स को ट्रैप करके यानी कि आरएनए को कलेक्ट करके यहाँ पर ले आता है। यही राइबोसोम्स इस एमआरएनए पर आकर सिचुएट होती हैं और एमिनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन शुरू करेंगी। आई थिंक टीआरएनए क्लियर। टीआरएनए देयर आर द परसेंटेज 15% कम है, लेकिन ये स्ट्रक्चर इन जनरल हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में इसके नाइट्रोजन बेसिस स्टेम रीजन में, ये स्टेम रीजन्स हैं जो स्टेम रीजन्स में बाइंड हो गए हैं नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे के साथ, ये कनेक्ट हैं, डबल हो गया है। लेकिन ये लूप पोर्शंस जो हैं, ये लूप पोर्शंस या एंड्स कहा जाए, यहाँ ये लूप पोर्शन, ये पोर्शन, ये यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही प्रेजेंट होगा और इस सिंगल स्टैंडर्ड होने की वजह से ये क्या करता है, आसानी के साथ सारे स्ट्रक्चर्स के साथ पहले आके यहाँ रीडिंग करेगा, रीडिंग करने के बाद फिर साइटोप्लाज्म में जाकर एंजाइम को, एमिनो एसिड्स को, राइबोसोम्स को, सबको कलेक्ट करके फिर यहाँ पर ले आएगा, तब जाकर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस पूरी होती है। इन सब में सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है आरआरएनए। आरआरएनए इज हाईली कॉइल्ड टाइप ऑफ आरएनए और दैट एग्जिस्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ कहाँ, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर में होता है और बेसिकली राइबोसोम्स का जो फॉर्मेशन होगा वो न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियोलस याद होगा, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के अंदर जब आओ, न्यूक्लियस की बात हम जब करते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उस प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर को, डार्क शेडेड स्ट्रक्चर का नाम होता है न्यूक्लियोलस। एंड न्यूक्लियोलस दैट इज द फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम्स, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो ये राइबोसोम्स के साथ एसोसिएट होता है। की जब बात करेंगे तो आरएनए के स्ट्रक्चर को राइबोसोम्स के साथ एसोसिएट होना है और ये राइबोसोम्स के साथ ही है और राइबोसोम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। इसको हम समझते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर आरएनए के स्ट्रक्चर में राइबोसोम्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, राइबोसोम्स और आरएनए का एसोसिएशन क्या है ये देखते हैं। तो राइबोसोम्स आर नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है। और राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। कॉमन अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हमने देखा होगा कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है कि दैट स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 2 तरह के राइबोसोम्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के केस में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं सामान्य तौर पे कहे जाते हैं 70S टाइप। और अगर यूकैरियोटिक की हम बात करें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S टाइप कहे जाते हैं। ओके, अब ये S जो होगा, S स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और इसको दिया था स्वेडबर्ग, एक बायोलॉजिस्ट थे स्वेडबर्ग। तो इन्हीं के नाम से इसको कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। ये स्वेडबर्ग यूनिट बेसिकली होता क्या है
कि ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, लिटरली ये तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, लेकिन कॉमनली एस स्टैंड फॉर द शेडबर्ग यूनिट। 70s और 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स की बात सुनी होगी। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स 80s टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक में ये 70s टाइप के राइबोसोम। तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर हुआ। ये लार्जर यूनिट हो गया, ये लार्जर है, लार्ज है, और ये स्मॉल यूनिट होता है। अब इन दोनों यूनिट में अगर हम बात करें यूकैरियोटिक के केस में, तो ये बड़ा वाला यूनिट 60s का होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, 60s का होता है, और छोटा यूनिट 40s का होता है। टोटल कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। लेकिन इसमें जो 20s होता है वो हिडन होता है, इसलिए टोटल ये 80s कहा जाता है। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक के केस में बड़ा यूनिट 50s का होता है, और छोटा वाला यूनिट 30s का होता है। इस यहाँ भी टोटल अगर हम कर रहे हैं तो 80 आ रहा है, जबकि है कितना इन रियल 70s। ये गौर करना, 70s और यहाँ पर 80s। अब ये यूनिट्स कैसे बने? ये यूनिट्स जो 70s या 80s की बात कर रहे हैं, और 70s में 50s और 30s दो सब यूनिट्स हैं, इनका जो एसोसिएशन है प्रोकैरियोटिक के केस में, इसमें 23 स्मॉल srRNA इसके साथ साथ 5 स्मॉल srRNA, ये दो तरह के RNA, दो यूनिट जुड़े, और इसके साथ साथ प्लस 34 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एसोसिएट होते हैं। प्रोटीन्स इस 50s सब यूनिट में, जबकि इस 30s सब यूनिट में 16 srRNA होंगे, और प्लस इसके साथ साथ 21 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ये कंडीशन होती है प्रोकैरियोटिक के केस में। दो सब यूनिट हुए, दो सब यूनिट में एक बड़ा यूनिट है, एक छोटा यूनिट है। बड़ा यूनिट 50s का है, छोटा यूनिट 30s का है, लेकिन कलेक्टिवली दोनों सिर्फ 70s के हो जाते रहते हैं। और इन दोनों सब यूनिट्स में जो बड़ा यूनिट होगा वो 23s 5s प्लस 34 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स। छोटा सब यूनिट 16s टाइप ऑफ rRNA एंड 21 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स यहाँ एसोसिएट होते हैं। किस केस में? प्रोकैरियोटिक के केस में। जबकि यूकैरियोटिक के केस में ये बड़ा वाला जो यूनिट होगा, इसमें 28 srRNA 28 हो गए। इसके बाद एक होता है 5.8, ध्यान देना, 5.8 srRNA, इसके साथ 6 srRNA प्लस टोटल 45 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। इसको नोट करना बिल्कुल केयरफुली। थोड़ा सा मिस्टीरियस लग रहा है, लेकिन समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। ये हो गया 60s वाले केस में, लार्ज यूनिट में। जबकि स्मॉल यूनिट में क्या होगा कि 18s rRNA के साथ
3 टाइप्स, 33 तरह के टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आरएनए का। आरएनए दैट इज द टोटल, अगर इसके टाइप्स की बात करते हैं तो 6 टाइप्स की बात होती है। उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, वो हायर स्टडीज का मैटर है। हमको इन जनरल समझ लेना है कि ये राइबोसोम्स के साथ आरएनए का एसोसिएशन होता है। आरएनए जो एग्जिस्ट करते हैं राइबोसोम्स के साथ में है, और ये 2 सब यूनिट में ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग राइबोसोम का देख रहे हैं, इंडिविजुअल आरएनए नहीं है। क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हम देख पा रहे हैं कि आरएनए तो हैं, इसके साथ साथ ये प्रोटीन भी एसोसिएट है। होता क्या है कि इस थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जब होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होगी, तो एमआरएनए रिलीज होकर न्यूक्लियस से बाहर आया, एक स्ट्रैंड हो गया। हम मान लेते हैं कि एक ये स्ट्रक्चर है एमआरएनए का। इस स्ट्रक्चर पर एक साइड में ये इनिशिएशन से लेकर टर्मिनेशन कोडोन तक है। ये इनिशिएशन पॉइंट से प्रोसेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पहला तो बनेगा, एक पेप्टाइड बना, इस पेप्टाइड के साथ दूसरा बन गया। ये बार्स को देखते जाओ, जैसे मान लो कि ये बार्स ही है, तो इसी तरह एक के साथ दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जुड़ते जाएंगे। तो उस जुड़ने की प्रोसेस में क्या होगा कि सबसे पहले एमआरएनए बाहर आया, एमआरएनए के पास टीआरएनए आता है, इंफॉर्मेशन रीड करके जाता है, किससे, जो ट्रिपलेट होंगे, कोडोन होंगे 3, उसके अकॉर्डिंग वो साइटोप्लाज्म में जाकर एमिनो एसिड पूल से एमिनो एसिड ट्रैप करेगा, एंजाइम कलेक्ट किया, और उसके साथ साथ राइबोसोम को कलेक्ट करके ले आया। लेके कहाँ जाएगा, इस एमआरएनए के यहाँ तक जाएगा, इस एमआरएनए पर। और इस एमआरएनए पर आने के बाद ये जो राइबोसोम्स हैं, इसके दोनों सब यूनिट ऐसे खुल जाते हैं, ऐसे एक साइड से कनेक्ट रहेंगे, और ये इसको यूं पकड़ लेंगे, इसको यूं जाके पकड़ लेंगे, यहाँ फिक्स हो जाते हैं। और इस प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को ये राइबोसोम कंप्लीट करता है, कहाँ पर, एमआरएनए पर। अब प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनने के बाद फिर इसका काम खत्म, ये जाके फिर साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करेगा, रहेगा, जबकि वो एमआरएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी से इसकी लाइफ स्पैन कम है, लेकिन इन दोनों की, टीआरएनए और आरएनए की लाइफ स्पैन ज़्यादा है। ओके, मुझे लग रहा है कि आरएनए वर्ल्ड का एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बन गया होगा। और ये सीबीएसई के चैप्टर को, पूरे इस चैप्टर को ही नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या उनकी तैयारी, जब अब आगे चल के अभी ट्रांसक्रिप्शन की बात समझनी होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन में कैसे टेम्पलेट बनेंगे, कैसे आरएनए बन जाते हैं, कोडोन कैसे बनते हैं, कोडोन के क्या फीचर्स हैं, सारी चीज़ें, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। इसको समझने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द स्टडी।